नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान कोश स्टडी पर। मैं अंकित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जी हाँ, क्लास में हमारा टारगेट है सीसीसी और गवर्नमेंट एग्जाम, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक हम आपको बता चुके हैं और आज की वीडियो में भी हम टॉप 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 31 है, 30 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए सही नहीं है। तो ऑप्शन है डी, कंप्यूटर प्रोसेसर मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग है क्या। तो मल्टी प्रोग्रामिंग को मल्टीटास्किंग कहते हैं। जब हमारा कंप्यूटर प्रोसेसर एक समय में एक से ज़्यादा कार्यों को करता है, एक समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को रन कराता है, तो उसको मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रकार में आता है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से क्लियर हो रहा है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक समय में एक व्यक्ति काम कर सकता है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर एक समय में एक से ज़्यादा व्यक्ति काम कर सकते हैं। हमने आपको लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन बताया था नेटवेयर के बारे में, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है। तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का नेटवेयर है, जैसे विंडोज़ एक्सपी है, विंडोज़ एनटी है, ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब एक समय में एक व्यक्ति एक ही काम कर सकता है। जब सिंगल टास्किंग होगा तो सिंगल यूज़र, जाहिर सी बात है। और मल्टीटास्किंग का मतलब एक समय में एक से ज़्यादा काम हो सकते हैं, तो वही मल्टी प्रोग्रामिंग की बात हो रही है। ए बी सी जो तीन ऑप्शन है ये मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए ही हैं, इसीलिए ये नहीं है, मतलब इसीलिए ये सही ऑप्शन इसमें नहीं है। डी वाला मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए सही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ठीक है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एआई। कौन सा स्टेटमेंट एआई के लिए सही है। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आज के समय में जो मशीनें बन रही हैं वो मशीन जो ऐसे काम करती हैं जैसे कि व्यक्ति, मतलब व्यक्ति की तरह सोच समझ सकती हैं, तो वो मशीन बनाने के लिए एआई का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए और बी और सी तीनों ही सही हैं, क्योंकि मानव बुद्धि की तरह काम करने वाली मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मशीन बुद्धिमत्ता, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीन इंटेलिजेंस भी कहते हैं। भविष्य में एआई इंसानों की जगह फैसले लेगा, मतलब कि भविष्य में ऐसी ऐसी मशीनें आ सकती हैं जो कि व्यक्ति को रिप्लेस कर देगा, जहाँ पर व्यक्ति की नई मशीन की आवश्यकता होगी। आज भी कुछ जगह पर ऐसा है जहाँ पर व्यक्ति की जगह मशीन काम करती है। छोटा सा उदाहरण देकर हम आपको समझाएंगे। जैसे पहले बैंक में जब आप पासबुक की एंट्री कराने जाते थे तो एक काउंटर पे एक व्यक्ति मशीन के साथ बैठा है जो कि आपकी पासबुक की एंट्री करता था। आज क्या है, ज़्यादातर बैंकों में क्या है कि एंट्री की मशीन लग गई है, आप जाके बुक लगाइए, वो मशीन आपको प्रिंट करके दे देगी। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही तो है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1956 से शुरू किया गया था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने के लिए जो प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है उसके लिए कई सारी प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर एआई। हमने आपको अभी बताया कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीनों को अगर हम इस तरह से बनाएंगे कि वो व्यक्ति की तरह सोच समझ सकें तो उसमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, और प्रोग्रामिंग करने के लिए प्रोग्रामिंग भाषाओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो कौन सी भाषाएं एआई के लिए प्रयोग होती हैं। तो एआई के लिए प्रयोग होने वाली भाषाएं हैं प्रोलॉग और लिप्स। जी हाँ, ऑप्शन सही है डी। प्रोलॉग का मतलब है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक और लिस्प का मतलब है लिस्ट प्रोसेसिंग। दोनों ही भाषाएं एआई के लिए यूज की जाती हैं। सिर्फ ये दोनों ही नहीं, और भी कई सारी हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से ये दोनों ठीक हैं। जो फॉरट्रन है, फॉरट्रन का मतलब फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है।
ये प्रोग्रामिंग भाषा साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, साइंटिफिक पर्पस या मैथमेटिकल जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने के लिए प्रयोग की जाती है। 1957 में इसको बनाया गया था। आइए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? लास्ट हमने डिस्कस किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन है। तो एज यू नो, जॉन मैकार्थी। जी हाँ, जॉन मैकार्थी को फादर ऑफ एआई कहा जाता है। और भी ऑप्शन है, जैसे चार्ल्स बेबेज है जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, जैक किलबई और रॉबर्ट नॉयसी। इन दोनों ने आईसी को इन्वेंट किया था। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आज के समय में माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इन दोनों ने मिलकर उसको इन्वेंट किया था। इसके बाद में एआई के कुछ एग्जाम्पल लिखे हमने, जैसे एलेक्सा है, मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग है। ये इन जगह पे एआई का प्रयोग किया जाता है। कई सारी, अमेजोन ने एलेक्सा को लॉन्च किया है। एलेक्सा जो है वो कई सारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग होती है, जिसमें एआई का प्रयोग किया जा रहा है। एआई 3 प्रकार की है, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस एएनआई, आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस एजीआई और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एएसआई। आवश्यकता के अनुसार अलग अलग टाइप अलग अलग जगह पे प्रयोग होते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। Which of the following programming language is developed in 1957 for scientific purpose, mathematical formulas and to solve complex problems and also used in present? मतलब अभी हम पीछे इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा। मतलब क्या है क्वेश्चन का, ये हम बता देते हैं। एक ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा जो वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए गणितीय सूत्र को सॉल्व करने के लिए, कठिन से कठिन समस्याओं को हल करने के लिए बनाई गई थी 1957 में, और आज भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन राइट इज फॉर्ट्रन। जी हाँ, सॉरी, फॉर्ट्रन तो है ही, साथ साथ में और भी हैं, मैटलैब है, एपीएल है, इसका मतलब सभी सही है। क्योंकि हमने आपको जैसे बताया एआई के लिए प्रोलॉग और लिप्स ही नहीं और भी भाषाएं हैं, इसीलिए फॉर्ट्रन के साथ साथ और भी भाषाएं हैं जो साइंटिफिक पर्पज से यूज होती हैं। तो इसीलिए मैटलैब, एपीएल, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैटलैब है, ये अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नीचे भी मेंशन किया है हमने, एल्गोल है, एपीएल है, जे है, जूलिया है, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो साइंटिफिक पर्पज से यूज की जाती हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से प्रोग्राम बनाए जाते हैं और सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रयोग होती हैं आज के समय में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की 4 पीढ़ियां हैं। एक है जो कि मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसको फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं, जो बाइनरी लैंग्वेज है। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज जिसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जो कि असेंबली लैंग्वेज है। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जिसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जिसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। आज के समय में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो थर्ड जनरेशन की हो चाहे वो फोर्थ जनरेशन की हो। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी होती हैं जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, मतलब प्लेटफॉर्म स्वतंत्र होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती हैं। तो पूछा गया है कौन सी भाषा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग भाषा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। रूबी है, स्केला है, पर्ल है, ये सभी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हैं। वो प्रोग्रामिंग भाषा जिनकी मदद से जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं या जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर सकते हैं, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब प्लेटफॉर्म स्वतंत्र कहलाते हैं। कई सारी हैं भाषा, जावा है, रूबी है, लिस्प है, स्कीमा है, स्केला है, बहुत सारी अलग अलग भाषाएं हैं जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। कुछ ऐसी होती हैं जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, जैसे कि सी है। तो उम्मीद है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट के बीच में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट एन ओओपी लैंग्वेज? ओओपी का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी भाषा ओओपी भाषा नहीं है?
तो यहाँ पर ऑप्शन सही है डी, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओओपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। पाइथन है, विजुअल बेसिक डॉट नेट है, जावा है, ये कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? वो प्रोग्रामिंग भाषा जिसमें प्रोग्रामिंग के लिए क्लास और ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती हैं। हमने नीचे एग्जाम्पल के रूप में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मेंशन किया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। सॉफ्टवेयर बग मीन्स, सॉफ्टवेयर बग का क्या आशय है या सॉफ्टवेयर बग का आशय है? बग मीन्स एक प्रकार का इंसेक्ट्स होता है, मतलब कीड़ा होता है एक प्रकार का, अगर हम जनरली देखें तो। लेकिन सॉफ्टवेयर बग का मतलब प्रोग्राम में या सॉफ्टवेयर बनाते समय जो गलती आती है प्रोग्रामिंग में, उस गलती को बग कहते हैं। तो मीन्स एरर भी है, डिफेक्ट भी है, मिस्टेक भी है, ऑल। एरर को बग कहा जाता है, उसको डिफेक्ट, मतलब सिनोनियम है इसके अलग अलग। प्रोग्राम में होने वाली गलतियां बग्स कहलाती हैं और उनको दूर करने की जो प्रक्रिया है उसको डिबगिंग कहते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन कंपोनेंट ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो अलग अलग है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो अलग अलग जनरेशन के अनुसार अलग अलग कंपोनेंट बनाए गए हैं। तो यहाँ पर तृतीय पीढ़ी में जो मेन कंपोनेंट बनाया गया तो वो है आईसी। जी हाँ, इंटीग्रेटेड सर्किट। अलग अलग पीढ़ियों में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब बना था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर बना था, थर्ड जनरेशन में आईसी इन्वेंट की गई थी और फोर्थ जनरेशन में उस आईसी को ही माइक्रो प्रोसेसर का नाम दिया गया और फिफ्थ जनरेशन में ही माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग हुआ। आइए चलते हैं अंतिम क्वेश्चन पे। टर्म एसएसआई एंड एमएसआई इज यूज्ड फॉर थर्ड जनरेशन। एसएसआई और एमएसआई थर्ड जनरेशन के लिए प्रयोग होता है, इसका मतलब क्या है? एसएसआई सही आंसर है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। जी हाँ, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन है क्या? जब थर्ड जनरेशन में आईसी को इन्वेंट किया गया था, ये एक प्रकार की सिलिकॉन की बनी हुई चिप थी, इसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। तो चिप का प्रयोग करने के लिए चिप पर थोड़े कंपोनेंट को लगाकर प्रयोग किया गया था। जब थोड़े कंपोनेंट लगाए गए थे तो इसको कहते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, छोटे स्तर पर इंटीग्रेशन किया गया था। जब ये सफल हो गया तो इसी प्रकार चिप पर धीरे धीरे कंपोनेंट की संख्या बढ़ाई गई और ऐसे ही स्केल बढ़ता चला गया। पहले स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन था, फिर उसके बाद जब कंपोनेंट का इंटीग्रेशन बढ़ाया गया तो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन हो गया, फिर और बढ़ाया गया तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया, और बढ़ाया गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इस प्रकार इंटीग्रेशन बढ़ता गया और चिप पर कंपोनेंट की संख्या बढ़ गई तो उसको माइक्रो प्रोसेसर का नाम दे दिया गया, क्योंकि चिप छोटी थी तो इसीलिए माइक्रो माने छोटा, प्रोसेसर माने प्रोसेस करने वाला, जिसको हम आज सीपीयू के नाम से जानते हैं। आज की इस क्लास में 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन में समस्या हो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए ज़रूर, और अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे नए क्वेश्चन के साथ में। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।